हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नेट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी लगा रहे होंगे और अपने आप का आकलन भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो करिकुलम के जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिले आप उनको लगाइए, क्योंकि हमारी यूनिट 5 चल रही है और जितने भी इसके क्वेश्चन से मिले आप उनको लगाइए। ठीक है, सॉल्व कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि जो मैटर यहाँ पे मैं जो कंटेंट आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं अपने करिकुलम। यूनिट 5 चल रही है हम लोगों की। यूनिट 5 में हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है और आज पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट टू में कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं, जिसमें कुछ मॉडल्स की हम बात कर चुके हैं और आगे कुछ मॉडल्स हमको पढ़ना है। ठीक है, तो यूनिट 5 के पार्ट बी में पाठ्यचर्या अभिकल्प के मॉडल, परंपरागत तथा समकालीन मॉडल, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। मॉडल्स ऑफ करिकुलम डिज़ाइन, ट्रेडिशनल एंड कंटेम्पररी मॉडल। ठीक है, इसके बाद एकेडमिक डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल जो आपका है शैक्षिक विषय आधारित मॉडल, सक्षमता आधारित मॉडल, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल, ये मॉडल की बात हम लोगों ने कल की थी। सामाजिक कार्य क्रियाकलाप मॉडल। ठीक है, तो सोशल फंक्शन एक्टिविटीज मॉडल, सोशल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सामाजिक क्रियाकलाप मॉडल एवं सामाजिक पुनर्निर्माण मॉडल। और आज हमको बात करनी है व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा अभिरुचि मॉडल। यहाँ पे हमको केवल मॉडल्स पढ़ने हैं। जो करिकुलम बनाते हैं उसमें मॉडल्स का क्या रोल होता है, पाठ्यचर्या का क्या रोल होता है और जो हम करिकुलम बना रहे हैं क्या रोल होता है उसका। तो हमको आज पढ़ना है आपका इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट मॉडल। ठीक है, इसके बाद है आपका हस्तक्षेप मॉडल, आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल। ठीक है, आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल, हस्तक्षेप मॉडल। इसके बाद है आपका CIPP मॉडल, कॉन्टेक्ट इनपुट प्रोसेस प्रोडक्ट मॉडल। तो इसके बाद आपका ये जो पार्ट है सेकंड ये खत्म हो जाएगा। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो कल मैंने आपको बताया था सामाजिक क्रियाकलाप मॉडल। ठीक है, सामाजिक क्रियाकलाप मॉडल, सामाजिक पुनर्निर्माण। तो इसमें जो एक स्टूडेंट्स है बाबा काली के नाम से उनका बना हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने कमेंट्स किया है कि मैडम इसमें पहले हमारा क्या होगा कि पहले हमारी आवश्यकताएं होंगी या हमारा क्या होगा, हमारा विषय होगा। ठीक है, कंटेंट होगा। तो इसमें हमने जो सामाजिक आपका वो क्रियाकलाप मॉडल का ये डायग्राम आपका बना हुआ है कल का, इसको पहले मैं थोड़ा सा क्लियर दोबारा से कर देती हूँ। इसमें जो सामाजिक क्रियाकलाप से रिलेटेड मॉडल होता है सामाजिक पुनर्निर्माण। तो यहाँ पे बच्चे को हमें समाज में वो किस तरीके से रह सकता है। ठीक है, समाज की जो नीड्स हैं, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, आपको हमने बताया कि जो हमारी प्रेजेंट की आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उन्हीं आवश्यकताओं को हम क्या शिक्षा के उद्देश्य बनाते हैं और जो हमारी आवश्यकताएं हैं वही हमारे शिक्षा के उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों को हम शिक्षा के द्वारा पूरा करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमको अपनी समाज में पेंशन व्यवस्था लाना है कि हमको सभी लोग वर्ग को, जैसे जो बेरोजगारी भत्ता है, ठीक है, जो बेरोजगारी भत्ता है ये लाना है हमको कि सभी को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। जो BA किए हुए हैं या जो MA किए हुए हैं, जो डिग्री लिए बैठे घर में हैं, उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये हमारे समाज की प्रॉब्लम है, क्योंकि समाज में बहुत लोग बेरोजगार हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या कोई समाज की वो बनाना है कि हमको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। तो इसके लिए हम क्या पहले योजना बनाएंगे तो वही टॉपिक यहाँ पे पहले आ रहा है कि पहले हम प्लानिंग करेंगे। ठीक है, कि हमको करना क्या है, हमारी नीड्स क्या है, तो हम यहाँ पे प्लानिंग करेंगे उसके हिसाब से। इसके बाद ही तो उसको डिज़ाइन करेंगे कि जो बेरोजगारी भत्ता हम देंगे तो वो किस तरीके से देंगे। ठीक है, इसके बाद उसको क्रियान्वयन करेंगे, उसको लागू कर देंगे, बेरोजगारी भत्ते को सभी लोगों को देंगे। ठीक है, दे दिया हमने। इसके बाद मूल्यांकन करेंगे कि जो हमने बेरोजगारी भत्ता दिया है वो कितने लोगों को मिला है और कितने लोगों को नहीं मिला है, या 100 लोगों को हमको देना था तो मूल्यांकन करेंगे क्या जो बेरोजगारी भत्ता था वो 100 लोगों को मिला है। ठीक है, इसके बाद दोबारा से देखेंगे कि जो हमने दिया था यदि वो 100 लोगों को मिला है कि नहीं मिला है, और यदि नहीं मिला है तो उसमें फिर से सुधार करेंगे और फिर से वो हम बेरोजगारी भत्ता सभी लोगों को, जिन जिन लोगों को नहीं मिला है उनको देंगे। तो यानी फिर से हम प्लानिंग करेंगे। तो इसमें जो आपका कमेंट्स था कि इसमें मैडम पहले सब्जेक्ट दिया जाएगा, तो सब्जेक्ट भी हम रख सकते हैं क्योंकि हम करिकुलम बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ समाज से रिलेटेड बना रहे हैं तो पहले हमारी आवश्यकताएं होंगी, नीड होंगी, उनके हिसाब से हम योजना बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ समाज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम मूल्यों आदर्शों की बात कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को अपने
किसमें करिकुलम में जोड़ रहे हैं। तो इनकी हम योजना बनाएंगे पहले। देखिए मैं यहाँ पे जो आपको पढ़ाती हूँ वो भी मैं किसी किताब से ही पढ़ाती हूँ, ठीक है, मैं कोई पर्सनल बनाती तो हूँ नहीं। जो स्ट्रक्चर आपका ये है, ये स्ट्रक्चर आपका बुक में बना हुआ है, इसलिए मैंने इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको समझाया। रही सब्जेक्ट की बात, तो अब सब्जेक्ट इसके ऊपर रख सकते हैं, ठीक है, क्यों नहीं रख सकते भाई, रख सकते हैं। पहले कोई सब्जेक्ट्स होगा या हमारी आवश्यकता होगी या नीड्स होगी, इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद योजना बना लेंगे, इसके बाद डिज़ाइन कर देंगे, फिर लागू कर देंगे, फिर मूल्यांकन कर देंगे, दोबारा से देखेंगे, फिर उसमें सुधार कर देंगे। तो सब्जेक्ट्स भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रक्चर आपकी बुक में बना हुआ है, जिस तरीके से कि सामाजिक जो क्रियाकलाप मॉडल होगा, यहाँ पे सामाजिक क्रियाकलाप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मॉडल आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो यही बनेगा कि पहले हमको जो अपने समाज में परिवर्तन लाना है, चेंज लाना है, तो उसके लिए हम योजना बनाएंगे, ठीक है। करिकुलम से रिलेटेड बात हो रही है, तो मॉडल में क्या होगा कि पहले हम उसकी योजना बनाएंगे, फिर उसको डिज़ाइन करेंगे कि हमको क्या करना है, करिकुलम की हम योजना बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और स्पेशली बाबा काली से बोल रही हूँ कि आपको यदि आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यदि आपको रखना है तो आप सब्जेक्ट भी रख सकते हैं, लेकिन जो आपका बुक में स्ट्रक्चर बना हुआ है वो यही है कि जो हमारी समाज की नीड होंगी, जो हमारी समाज की आवश्यकताएं होंगी, उनके हिसाब से सबसे पहले हम उसकी योजना बनाएंगे, ठीक है। फिर हम करिकुलम को डिज़ाइन करेंगे, फिर क्रियान्वयन करेंगे, फिर मूल्यांकन, फिर दोबारा से उसको देखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, उसमें सुधार करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सामाजिक क्रियाकलाप की बात कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे हम सोशल फंक्शन की बात कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ मॉडल है, ठीक है, सोशल रिकंस्ट्रक्शन। अगला मॉडल आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है, अगला मॉडल आपके इसमें दिया हुआ इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट मॉडल, ठीक है। इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट मॉडल, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा अभिरुचि मॉडल। बाबा काली जी, यदि आपको समझ में आ गया हो ये मॉडल तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि स्पेशली मैं यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं चाहती हूँ कि किसी को भी डाउट्स रहें, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी टीचर्स हो कुछ अलग से खुद नहीं बना के पढ़ाता है, जो बुक्स में लिखा हुआ है वही हम आपको पढ़ाएंगे और आप भी बुक्स का ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है व्यक्तिगत आवश्यकताएँ तथा अभिरुचि मॉडल। यूनिट 5 चल रही है आपकी, यूनिट 5 का पार्ट बी चल रहा है, ठीक है। व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा अभिरुचि मॉडल। इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट मॉडल, ठीक है, तो कहते हैं इसमें इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट मॉडल। तो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल नीड्स, व्यक्तिगत आवश्यकताएं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो हम करिकुलम बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं, ठीक है, क्यों बनाते हैं, पाठ्यचर्या जो हम बनाते हैं या क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो करिकुलम होता है वो हमारे शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करता है, ठीक है। शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम करिकुलम बनाते हैं, ठीक है। तो वर्तमान अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए, नवीन जो हमारी आवश्यकताएं हैं, प्रेजेंट की जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उनको देखते हुए हम अपने करिकुलम में भी परिवर्तन करते हैं, करिकुलम में भी बदलाव करते हैं, ठीक है। तो ये मॉडल कहता है कि व्यक्तिगत आवश्यकताएं, जो बच्चे की आवश्यकताएं हैं उनके हिसाब से, एंड तथा अभिरुचि और जो उसका इंटरेस्ट है, ठीक है, उसके हिसाब से हमको करिकुलम बनाना है, जिससे क्या बच्चे का विकास हो सकेगा पूर्ण रूप से। मतलब कि बच्चे की जो नीड्स है, बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं उनके हिसाब से, एवं जो उसका इंटरेस्ट है उसके हिसाब से,
ठीक है। तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि जो हमारे उद्देश्य होते हैं, उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही हम पाठ्यचर्या का निर्माण करते हैं, पाठ्यचर्या का विकास करते हैं। चाहे वो हमारे प्रेजेंट के उद्देश्य हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनके अकॉर्डिंग ही, चाहे वो हमारी व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं, जो वो साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं होती हैं, सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं, तो इन सभी को देखते हुए हम अपनी पाठ्यचर्या का विकास करते हैं। तो जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें हम रख सकते हैं कि व्यक्तिगत आवश्यकताएं, कि व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या है एवं इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम मॉडल को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम जो मॉडल बनाएंगे वो व्यक्ति की आवश्यकताओं को देखकर और एवं उसका इंटरेस्ट को देख, ठीक है। तो यहाँ पे जो पाठ्यचर्या होगी, जो मॉडल होगा, जो करिकुलम होगा, वो कैसा होगा कि बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस हम क्या रखेंगे, पहले जो बच्चे की आवश्यकताएं होंगी, बच्चे की आवश्यकताएं प्लस मनोवैज्ञानिक पक्ष, मनोवैज्ञानिक पक्ष, मनोवैज्ञानिक पक्ष के अंतर्गत क्या आ जाएगा, आपकी रुचि, जो इंटरेस्ट होती है, ठीक है। तो इसमें जैसे आपकी व्यक्तिगत भिन्नता हो गई, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता, रुचि हुई, रुचि के इंटरेस्ट के अनुसार, ठीक है, रुचि हुई, योग्यता हो गई इसके अंतर्गत, आप फिर से योग्यता भी हो सकती है, ठीक है, परिपक्वता हुई, बुद्धि हुई, परिपक्वता, बुद्धि, विकास की अवस्था, ठीक है, ठीक है, अवस्था एवं सृजनात्मकता, सृजनात्मकता, इनको ध्यान में रखकर हम बच्चे की जो करिकुलम बनाएंगे उसको तैयार करेंगे, उनके अकॉर्डिंग ही मॉडल बनेगा। जैसे जो आपका व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा अभिरुचि मॉडल होगा, ठीक है। तो इसमें जो होता है शिक्षा के उद्देश्य इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। अभी तक हमने जो आपको मॉडल पढ़ाया था वो पढ़ाया था कि पहले शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो मुख्य होता है बच्चे की नीड्स प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट, बच्चे की आवश्यकता क्या है प्लस बच्चे की रुचि क्या है, ठीक है, रुचि के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए आपका उद्देश्य क्या है, आपका शिक्षा का उद्देश्य है नेट क्वालिफाई करना, ठीक है, नेट क्वालिफाई करना, ठीक है। तो अब यहीं पे कोई भी बच्चा हैंडीकैप है, ठीक है, मान लीजिए उसको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या हमारा शिक्षा का उद्देश्य जो नेट क्वालिफाई करना है ये सही है? इसके हिसाब से हम उसके लिए करिकुलम बना सकते हैं, क्योंकि लेकिन बच्चे की आवश्यकता क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, नेट क्वालिफाई करना, लेकिन बच्चे की आवश्यकता क्या है, नीड्स एवं इंटरेस्ट। तो उसकी जो आवश्यकता है, ठीक है, कोई बच्चा क्या है हैंडीकैप है, लिखने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हम जो उसका करिकुलम बनाएंगे वो उसकी नीड्स एवं आवश्यकता एवं इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, उसके लिए जो सही हो। क्योंकि भाई देखिए संसार में इतने लोग होते हैं, तो यहाँ पे ये बात करता है कि हर बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न होता है, ठीक है, प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न होता है। तो एक ही तरीके का कार्यक्रम, एक ही तरीके का करिकुलम हर बच्चे के लिए ठीक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ये प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बात करती है, प्रत्येक बच्चे की नीड्स एवं इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करिकुलम मॉडल बनाने की बात करते हैं कि यहाँ पे हमें बच्चे का विकास करना है, और शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। तो यहाँ पे हम जो शिक्षा देते हैं वो बच्चे की नीड्स एवं उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मॉडल बनाते हैं। तो जो ये मॉडल होता है ये प्रत्येक बच्चे की विकास की बात करता है कि मान लीजिए हम क्लास में सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या हमने जो आपको पढ़ाया क्या सभी बच्चों को बराबर समझ में आ जाता है? नहीं आता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो हैंडीकैप हैं, तो उनको लिए हमें क्या उनके नीड्स एवं उनकी रुचि के अकॉर्डिंग हमको मॉडल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो इसका यही है कि यहाँ पे हम मुख्य रूप से जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते हैं, ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य के अकॉर्डिंग ये मॉडल नहीं बनाया जाता है। हमारे शिक्षा का उद्देश्य क्या है, हमको नेट JRF क्वालिफाई करना है, लेकिन हम क्या है, हमारी आवश्यकता क्या है कि हमारी नीड्स क्या है, हम ढंग से बोल नहीं पाते, हम ढंग से लिख नहीं पाते, तो हमारा शिक्षा का उद्देश्य है ये पूरा कैसे होगा। तो पहले हमें अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग हम मॉडल बनाएंगे, फिर
हम बच्चे को सिखाएंगे। तो करिकुलम में क्या हम चीज़ों को महत्व देते हैं कि पहले जो बच्चे की नीड्स होती हैं एवं जो मनोवैज्ञानिक पक्ष होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर, उसकी रुचि के अनुसार, उसकी परिपक्वता के आधार पर, परिपक्वता से यही मतलब है जो व्यक्तिगत भिन्नता है, इंडिविजुअल डिफरेंट, ठीक है, और जो हैंडीकैप परिपक्वता उसकी बुद्धि के अनुसार, कोई बच्चा कम बुद्धि वाला होता है, कोई बच्चा अधिक बुद्धि वाला होता है, कोई बच्चा ऐसा होता है कि बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेता है, कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि चीज़ों को नहीं देर से सीख पाते हैं, ठीक है। तो विकास की अवस्था, कुछ बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ बच्चों में ये बहुत धीमी गति से होती है, उनमें सृजनात्मकता, उनकी क्रिएटिविटी, ठीक है। तो उनके हिसाब से बच्चों के लिए क्या मॉडल बनाते हैं, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार एवं उनके इंटरेस्ट के अनुसार, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस तरीके का मॉडल बनाएंगे कि जो बच्चे की नीड्स की एवं उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। तो ये तो हुई आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग। यदि कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप है तो उसके लिए हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य नहीं होगा, इसमें मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो अभी तक जो आपने मॉडल पढ़े थे उनमें मुख्य क्या, जो करिकुलम हम बनाते थे वो किसके, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता था, शिक्षा के उद्देश्य के लिए, शिक्षा के उद्देश्य के लिए पूरा करने के लिए हम मॉडल बनाते थे। लेकिन यहाँ पे बच्चे का नीड्स एवं बच्चे की इंटरेस्ट को देखकर ही हम मॉडल बनाएंगे। जो भी हम मॉडल बनाएंगे उसमें क्या, बच्चे की नीड्स एवं बच्चे की इंटरेस्ट को देखते हुए ही हम उस मॉडल को तैयार करेंगे, ठीक है। इसके बाद मुख्य रूप से ये तो नीड्स, अब आवश्यक अभिरुचि क्या होती है, ठीक है। नीड्स आपकी आवश्यकता, जैसे इसमें हमने बता दिया कि आपकी उद्देश्य क्या है, नेट क्वालिफाई करना, लेकिन आपकी आवश्यकताएँ क्या हैं, आप फिजिकली हैंडीकैप हैं, ठीक है। तो आपकी आवश्यकता है कि हमको इस तरीके का करिकुलम, इस तरीके का मॉडल तैयार कीजिए जिससे हमारी आवश्यकताएं पूरी हों, ठीक है। आवश्यकताएं के अकॉर्डिंग मॉडल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसमें इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है किसी भी वस्तु या किसी भी विषय के प्रति लगाव, ठीक है। इंटरेस्ट अभिरुचि क्या होती है, हमें किसी वस्तु से लगाव होता है या किसी सब्जेक्ट से लगाव होता है, और ये जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो करिकुलम में ये कहते हैं इस तरीके का हमको करिकुलम तैयार करना चाहिए कि जिससे बच्चों के अंदर क्या, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी पैदा हो, ठीक है। ऐसे हमें सिलेबस में क्रिएटिविटी एवं कार्यक्रमों को रखना चाहिए जिससे बच्चे में इंटरेस्ट पैदा हो सभी विषयों की प्रति, ठीक है, इंटरेस्ट को देखते हुए। लेकिन यहाँ पे हम मॉडल की बात कर रहे हैं, तो लेकिन अभी जब हमने इसके पीछे जो आपकी पाठ्यचर्या बनाने का वो पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने बात की थी कि जो इंटरेस्ट होता है बच्चों में, मुख्य रूप से जो बच्चों में पैदाइशी इंटरेस्ट होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है, जो बच्चों पैदा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि जो इंटरेस्ट होते हैं वो कुछ हमारे जन्मजात होते हैं, जैसे कविता लिखना, कोई कवि हुए, ठीक है, ये जन्मजात होते हैं, इनमें कविता लिखना शुरू से इनका इंटरेस्ट होता है, ठीक है। या कोई मान लीजिए सिंगिंग हुआ, ठीक है, गाना गाना, सिंगिंग हुआ, ठीक है, ड्राइंग हुआ, ये किसी को देखकर हम नहीं कर सकते, ये जो होती हैं जन्मजात होती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ इंटरेस्ट ऐसे होते हैं जो हमको पर्यावरण से, ठीक है, जो हमारे आसपास का पर्यावरण होता है उनसे प्राप्त होते हैं। मान लीजिए किसी को देख, कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, क्रिएटिविटी कर रहा है, तो उसको देखकर हमारा भी इंटरेस्ट होने लगता है कि हम ऐसा काम करें। जैसे कुछ मान लीजिए हम एक व्यवहारिक एग्जाम्पल दे रहे हैं नॉर्मली, जैसे क्या होता है लड़कियों में कि कोई लड़की खाना बना रही है, किसी ने कोई अच्छी सब्जी बनाई है, तो कोई दूसरी जो लड़की होगी, गर्ल्स होगी, उसका भी मन होगा कि हम भी अपने घर जाके ऐसी तरीके से सब्जी बनाएंगे। तो ये इंटरेस्ट क्या हुआ, ये पर्यावरण से, ये देखा देखी, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट जो हमें पैदा किए जाते हैं। तो ये मॉडल बात करता है कि हमको अपने करिकुलम में इस तरीके से बनाना चाहिए, इस तरीके से करिकुलम तैयार करना चाहिए कि जिससे बच्चे में इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट के साथ बच्चा पढ़ाई करे। और इंटरेस्ट के लिए क्या, उसमें सृजनात्मकता होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। जब हम क्रिएटिविटी करवाएंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की रुचि होगी और इंटरेस्ट होगा। और इंटरेस्ट के साथ यदि हम कोई भी काम करेंगे तो वो काम बहुत अच्छा होगा। यदि हम वही काम बोरिंग के साथ करेंगे, मन नहीं हो रहा है फिर भी कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हम कर देंगे बस उसको। लेकिन यदि हम उसी काम को इंटरेस्ट के साथ करेंगे तो करिकुलम इस तरीके से बनाना चाहिए कि बच्चे के इंटरेस्ट के साथ, कि हम जिस स्टूडेंट्स के लिए वो करिकुलम बना रहे हैं उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसमें उसके इंटरेस्ट, ठीक है, उसमें इंटरेस्ट भी शामिल होने चाहिए। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम करिकुलम को तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये आपका
इसमें होता क्या है, ये छात्र केंद्रित होता है यहाँ पे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की विशेषताओं को, प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नताओं को, उसके इंटरेस्ट को महत्व दिया जा रहा है। तो ये जो मॉडल होगा वो आपका कैसा होगा, छात्र केंद्रित होगा। छात्र केंद्रित होगा, ठीक है। जैसे हम कह दें कि यदि किसी बच्चे को ड्राइंग का शौक है, ठीक है, ड्राइंग का शौक है, और यदि उसको हमको ABCD सिखाना है, ठीक है, तो उसमें हम ए को जैसे एप्पल बना देंगे, बी को क्या बना देंगे, बॉल बना देंगे, ठीक है, सी को क्या कैट बना देंगे, तो क्या होगा, बच्चा जब और अच्छे से सीखेगा। ये क्यों हम बच्चे की बुक्स में बना देंगे कि उसमें इंटरेस्ट पैदा हो, इंटरेस्ट को महत्व देते हैं, बच्चा सीखे। तो यदि हम उसको ड्राइंग के तरीके से बच्चे को सिखाएंगे तो बच्चे में क्या इंटरेस्ट पैदा होगा और बच्चा जल्दी से जल्दी सीखेगा, ठीक है। जैसे आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा क्रिकेटर बने, ठीक है, या क्या बने, कोई पेंटर बने, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम इस हिसाब से आपका मॉडल बनाएंगे। ये जो मॉडल होते हैं इसी के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कोई पेंटर बने या क्रिकेटर बने, तो उसकी जो नीड्स होंगी और उसकी जो इंटरेस्ट होंगी, तो हम जो करिकुलम बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे कि पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है, यदि हमको उसको पढ़ाना है, भाई शिक्षा का उद्देश्य भी पूरा करना है, लेकिन यहाँ पे हम आपको बार बार बता चुके हैं कि शिक्षा का उद्देश्य मेन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जो अभी तक आपने मॉडल पढ़े, वहाँ आप जो मॉडल बनाते थे वो शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाते थे, लेकिन यहाँ हम जो मॉडल बना रहे हैं व्यक्तिगत नीड्स एवं इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, इंडिविजुअल नीड्स एवं इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो मॉडल बनाएंगे कि यदि हमें बच्चे को क्या करना है, पेंटर बनाना है या कोई क्रिकेटर बनाना है, तो हम जो मॉडल बनाएंगे उनकी नीड्स को एवं उसकी इंटरेस्ट को देखते हुए ही बनाएंगे, ठीक है। जैसे कोई बच्चे को सब्जेक्ट का ज्ञान देना है या ड्राइंग का ज्ञान देना है, तो ड्राइंग का इंटरेस्ट है, ड्राइंग में इंटरेस्ट है बच्चे का, ठीक है, तो हम जो उसका करिकुलम बनाएंगे, जो उसका मॉडल बनाएंगे, उसकी नीड्स एवं इंटरेस्ट को देखते हुए बनाएंगे। सीधा सीधा होता है कि ये आपकी इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट से रिलेटेड मॉडल होता है, ठीक है। इस मॉडल में शिक्षा के उद्देश्यों की बात नहीं की जाती है, बल्कि नीड्स एवं इंटरेस्ट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। स्पेशली जो ये मॉडल बनाया जाता है, आपको मैंने बताया, जो गिफ्टेड बालक होते हैं, ठीक है, गिफ्टेड बालक होते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, स्पेशली उनके लिए होता है, क्योंकि इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से, ठीक है, गिफ्टेड बालक, गिफ्टेड चाइल्ड, ठीक है, उनको देखते हुए कि उनकी स्पेशल नीड्स, ठीक है, स्पेशल शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है, कि जब हमको स्पेशल टीचिंग देनी हो, जो स्पेशल बालक होते हैं, जैसे बच्चे कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, इसमें आपके जो कुछ वंचित बालक होते हैं, ठीक है, कुछ की बुद्धि कम होती है, कुछ की बुद्धि लब्धि कम होती है, तो यहाँ पे उनके हिसाब से अलग अलग पर्सन के हिसाब से मॉडल बनाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब हम बच्चे को एक क्लास में इन सभी लोगों को, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको देखने में प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी बुद्धि लब्धि कम है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सुनने में कमज़ोर हैं, तो इन सभी को एक साथ इनको शिक्षा हम नहीं दे सकते हैं, तो इनके लिए अलग अलग इनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। तो ये जो मॉडल होता है स्पेशली इन्हीं के अकॉर्डिंग होता है, और इस मॉडल को हम कह सकते हैं ये डायनामिक होता है, ठीक है। डायनामिक किस तरीके से होता है, डायनामिक मॉडल होता है इस तरीके से कि जैसे मान लीजिए हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हर बच्चे की नीड्स एवं इंटरेस्ट अलग अलग है, ठीक है, एक सही नहीं है, ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं। डायनामिक मॉडल होता है तो ये प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि हर बच्चे की नीड्स अलग होती है और इंटरेस्ट अलग अलग होता है, तो ये क्या सा परिवर्तित होता रहता है, डायनामिक होता रहता है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, और हर बच्चे के लिए ये अलग अलग होता है। यदि आपके लिए ये मॉडल दूसरा होगा और मेरे लिए ये मॉडल दूसरा होगा, क्योंकि आपकी नीड्स एवं इंटरेस्ट अलग होगा, हमारी नीड एवं इंटरेस्ट अलग होंगे, तो ये मॉडल डायनेमिक होता है। और ये आपको पता है छात्र केंद्रित होता है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स का भाग लेना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है, स्टूडेंट का भाग लेना, स्टूडेंट मुख्य रूप से भाग लेना आवश्यक होता है, क्योंकि यदि स्टूडेंट्स
अपना कोई भी प्रदर्शन नहीं करेगा, किसी भी चीज़ को शो ऑफ नहीं करेगा, तो हमको कैसे पता चलेगा कि उसकी नीड्स क्या हैं और उसके इंटरेस्ट क्या हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो भाग लेना होता है वो मुख्य रूप से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ठीक है। तो किसी भी जो इंडिविजुअल नीड्स वाले जो व्यक्ति होंगे, ठीक है, या इंटरेस्ट वाले जो बालक होंगे, की आवश्यकताएँ क्या होंगी, ठीक है, इनकी आवश्यकताएँ क्या होंगी, ठीक है। तो उसकी आवश्यकताएं क्या होंगी, ठीक है। सबसे पहले व्यक्तिगत भिन्नता, जो हमने आपको ये बताई थी कि इनके अकॉर्डिंग जैसे व्यक्तिगत भिन्नता होती है, तो व्यक्तिगत भिन्नता के अकॉर्डिंग हमारी नीड्स क्या होंगी। यदि हमको सुनने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमारी नीड्स क्या होगी कि इस तरीके का करिकुलम बनाया जाए, इस तरीके का मॉडल बनाया जाए कि जो हमारी सुनने से रिलेटेड जो हमको प्रॉब्लम हो रही है उसमें क्या हो, उसका ध्यान रखा जाए। तो व्यक्तिगत भिन्नता, जो हमारी पहली आवश्यकता क्या होगी कि व्यक्तिगत भिन्नता, तो हमारी जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं होंगी, ठीक है। दूसरी क्या होगी कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। दूसरी क्या होगी रुचि, कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, हम किस तरीके की शिक्षा लेना चाहते हैं, ठीक है, हमारा इंटरेस्ट क्या है। इसके बाद आपकी परिपक्वता कह सकते हैं, बाल विकास की अवस्था, ठीक है, कि हमारा जो विकास हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, अच्छा जो ग्रोथ हो रही है, वो जो डेवलपमेंट हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, धीमी गति से हो रहा है कि तेज गति से हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखकर हम मॉडल को बनाएंगे। यदि कोई बच्चा बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेता है तो जो हम मॉडल बनाएंगे उसके हिसाब से बनाएंगे। यदि कोई बच्चा धीमी गति से सीख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम मुख्य रूप से इंडिविजुअल डिफरेंट को इम्पॉर्टेंस दे रहे हैं, नीड एवं इंटरेस्ट को दे रहे हैं। तो यहाँ पे बाल विकास की अवस्था, यदि बच्चा धीमी गति से सीख रहा है। दूसरा कि सीखने की अवस्था, बाल विकास की अवस्था, ठीक है। इसके बाद रुचि, उसका इंटरेस्ट क्या है, क्या वो सीखना चाह रहा है, ठीक है। पहला क्या होगा मॉडल में, करिकुलम हम जो बनाएंगे उसमें बच्चे की आवश्यकताएं क्या है, इसके बाद उसका इंटरेस्ट क्या है, उस बाल विकास की अवस्था, सीखने की गति कैसी है, ठीक है, सीखने की गति कैसी है, बच्चा कैसे सीख रहा है चीज़ों को, धीमी गति से सीख रहा है या तेज गति से सीख रहा है, बच्चे को जल्दी सीख लेता है या बहुत देर में सीखता है। दूसरा परिपक्वता, बच्चे की मैच्योरिटी क्या है, ठीक है, परिपक्वता, मैच्योरिटी, बच्चा चीज़ों को कैसे सीख लेता है, कितने जल्दी सीख लेता है, ठीक है। इसके बाद उसकी बुद्धि कैसी है, ये सभी चीज़ें, ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं जो हमने शुरुआत में बात की थी। उसकी बुद्धि कैसी है, ठीक है, रचनात्मक है, ठीक है, रचनात्मकता को भी, ठीक है। इसके बाद सृजनात्मकता, 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 रचनात्मकता, इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये जो मॉडल बनाया जाता है ये मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बनाया। यहाँ पे बच्चे के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, किसको, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इस मॉडल को हम तैयार करते हैं। और ये जो स्पेशली मॉडल बनाया जाता है, आपको बताया हमने कि बालक जो विशेष बालक होते हैं, जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनके लिए बनाया जाता है, ठीक है। ये जो मॉडल बनाया जाता है, जो स्पेशल बालक होते हैं, विशेष बालक होते हैं, स्पेशल चाइल्ड होते हैं, उनके लिए हम इस मॉडल को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सृजनात्मकता, उनकी क्रिएटिविटी कैसी है, रचनात्मक स्तर क्या है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम एक मॉडल बनाएंगे। ये हमारी आवश्यकताएं होती हैं व्यक्तिगत भिन्नता के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होगा, ये जो इस मॉडल का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, ठीक है। ठीक है, सबसे पहला हमारा होगा आवश्यकता विश्लेषण, आवश्यकता विश्लेषण, नीड एनालिसिस,
ठीक है, नीड्स एनालिसिस। तो यहाँ पे जो हम आवश्यकताओं का विश्लेषण करेंगे ये हर बच्चे के हिसाब से अलग अलग होगा, ठीक है, किसी भी बच्चे का सेम नहीं होगा, क्योंकि सभी बच्चे अलग अलग होते हैं और उनके हिसाब से उनके उद्देश्य निर्धारित होते हैं। जैसे कोई बच्चा हैंडीकैप है, कैसा, व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, कोई बच्चा सुनने में कमज़ोर है, ये सभी चीज़ें बताएं, तो इससे क्या होंगे, शिक्षा के उद्देश्य उनके अलग अलग होंगे और उनकी नीड्स भी अलग अलग होंगी और उनके क्या इंटरेस्ट भी अलग अलग होंगे। तो ये जो हम आवश्यकताओं का विश्लेषण करेंगे ये सभी बच्चों का अलग अलग होगा, ठीक है। स्पेशल नीड्स, ठीक है, स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग तो आवश्यकता का विश्लेषण करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कि बच्चे की आवश्यकता क्या है, नीड्स एवं इंटरेस्ट का विश्लेषण करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा होगा कंटेंट क्या पढ़ाएंगे, ठीक है, सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य मतलब कंटेंट क्या पढ़ाएंगे, यहाँ पे कंटेंट क्या पढ़ाएंगे, सामान्य उद्देश्य क्या है हमारा, ठीक है, कि जो हमने नीड्स का एनालिसिस किया है उसमें हमारा सामान्य उद्देश्य क्या है, हम यहाँ पे कंटेंट क्या पढ़ाएंगे। जैसे कुछ बच्चे, सामान्य उद्देश्य से मतलब है कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा गंभीर हैं और कुछ बच्चे नॉर्मल हैं, कुछ बच्चे सही हैं, ठीक है। जैसे सामान्य उद्देश्य में बताया, जैसे कुछ बच्चे हैंडीकैप हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं तो एक बच्चा तो है नहीं कि केवल एक बच्चा है जो सुनने में कमज़ोर है या एक बच्चा है जो बोले, कई बच्चे हैं, ठीक है। तो हमारे सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं, इनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर हमको इनको कंटेंट क्या पढ़ाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं विशेष उद्देश्य। ये स्ट्रक्चर बन रहा है, जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए ये स्ट्रक्चर भाई हम भी उसी तरीके से बनाते हैं जिस तरीके से बुक में बना हुआ है, तो आप लोगों को ये स्ट्रक्चर समझना होगा स्पेशली, ठीक है। विशेष उद्देश्य, विशेष उद्देश्य, विशेश उद्देश्य से मतलब है कि जो बच्चे थोड़ा सुनने में कमज़ोर हैं उनको हम क्या आगे बिठा देंगे, ठीक है, आगे बिठाना, करिकुलम बनाएंगे, जो मॉडल बनाएंगे वो इस तरीके को बनाएंगे कि जो बच्चे देखने में या सुनने में कमज़ोर हैं उनको हम आगे बिठा देंगे, या जो बच्चे देखने में कमज़ोर हैं उनके लिए स्पेशली अलग से व्यवस्था करेंगे। तो ये जो सामान्य उद्देश्य थे यहाँ पे हमारे क्या विशेष उद्देश्य बन जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने विशेष उद्देश्य प्रत्येक बच्चे के को ध्यान में रखते हुए अपना उद्देश्य निर्धारित किया कि जो बच्चे जैसे, ठीक है, जिस बच्चे की आई वीक है तो उसको हमने आगे बैठा दिया, या जो बच्चे सुनने में कमज़ोर हैं, ठीक है, आई वीक है जो देखने में कमज़ोर है उनको हमने आगे व्यवस्था कर दी। और तो यदि फिर भी उनकी शिक्षा स्पेशली नहीं हो पा रही तो हम क्या करेंगे, उनको अलग से स्पेशल क्लास देंगे, तो ये मॉडल में उसके अंतर्गत करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, ठीक है, वर्गीकरण करेंगे। वर्गीकरण किसका करेंगे, जो हमारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, यूनिट है, सब्जेक्ट हुई, यूनिट हुई, टॉपिक हुआ, चैप्टर हुआ, इसके बाद टॉपिक हुआ, इसका वर्गीकरण करेंगे कि किस बच्चे को हमको क्या पढ़ाना है, क्योंकि ये सभी बच्चों का अलग अलग होगा, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं कि जो बच्चे हमारे जो सामान्य उद्देश्य थे यहाँ पे हम जो ये सब्जेक्ट और यूनिट और चैप्टर हमने ये बनाया ये सभी का एक जैसा होगा, तो यहाँ पर हमको कंटेंट क्या पढ़ाएंगे, ठीक है, सामान्य उद्देश्य के यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कंटेंट का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। कंटेंट के अंदर सब्जेक्ट में क्या होगा, टॉपिक यूनिट में क्या होगा, चैप्टर के अंदर क्या होगा, टॉपिक के अंदर क्या होगा, तो इन चीज़ों का वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। और ये प्रत्येक बच्चे का अलग अलग होगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है, ये सभी बच्चे का अलग अलग होगा, एक जैसा इनका किसी का नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद क्रियान्वयन, ठीक है, क्रियान्वयन जो हमने अभी आपकी जो सारी योजना ये सब बनाया हुआ है, जो यूनिट बनाई, जो सब्जेक्ट बनाया, जो वर्गीकरण किया, उसको क्या कर देंगे, लागू कर देंगे, ठीक है, लागू कर देंगे। इसके बाद इसका एवेल्युएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, वैल्यूएशन, ठीक है, कि जो बच्चे को हमने पढ़ाया है उसकी नीड्स एवं इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बच्चे ने सीखा या नहीं सीखा, कि हमने जैसे जो बच्चा आई वीक था उसके लिए हमने क्या अपने विशेष उद्देश्य बनाए, उसके लिए सब्जेक्ट निर्धारित किया, यूनिट निर्धारित किया, चैप्टर सब कुछ बनाया। इसके बाद उसको क्रियान्वयन, उस बच्चे का जो करिकुलम था उसको दे दिया, पढ़ाया। इसके बाद मूल्यांकन किया कि उस बच्चे ने अपनी नीड्स एवं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखा या नहीं सीखा, ठीक है। तो इसमें ये बात करते हैं, ठीक है।
तो ये इसके स्टेप होंगे, इनको आप याद रखना कि सबसे पहले हमारा आवश्यकता विश्लेषण होगा, ठीक है। स्पेशल नीड्स क्या है हमारी, इसके बाद हमारे सामान्य उद्देश्य होंगे कि हर बच्चा क्या है, कोई हैंडीकैप है, कोई सिंगिंग में प्रॉब्लम है, किसी को सुनने में प्रॉब्लम है, किसी को देखने में प्रॉब्लम है, कोई बुद्धि से कमज़ोर है, ठीक है, किसी में क्रिएटिविटी अच्छी है, कोई क्रिएटिविटी में कमज़ोर है, बहुत शोर हो रहा है, ठीक है, कोई क्रिएटिविटी में अच्छा है। तो यहाँ पे हम क्या सामान्य उद्देश्य, उनके लिए क्या कंटेंट पढ़ाएंगे, सामान्य उद्देश्य निर्धारित करेंगे, या इसके बाद विशेष उद्देश्य कि सभी बच्चे जो देखने में कमज़ोर हैं तो उनके लिए हम क्या करेंगे, यानी कि आई वीक है उनको क्लास में आगे बिठाने का काम करेंगे, जिनको और किसी भी रूप से वो अलग से कोई क्रिएटिविटी में कमज़ोर हैं तो उनको क्रिएटिविटी करने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका देंगे कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। यहाँ पे हम स्पेशली इसी चीज़ को ध्यान देते हैं कि बच्चे को हम ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि यहाँ पे हमने क्या मेथड यूज करेंगे, ठीक है, क्या मेथड यूज करेंगे, किस तरीके से, क्योंकि यदि विशेष बच्चा है, विशेष हमारे उद्देश्य होगा, क्योंकि यहाँ हमारे उद्देश्य में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ पे हम कई बच्चों को देख रहे थे लेकिन यहाँ पे हम अपने उद्देश्य में विशेष उद्देश्य बन जाते हैं तो उद्देश्य में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या मेथड यूज करेंगे कि जो मेथड हमने एक आई वीक वाले बच्चे के लिए क्या यूज किया, क्या वही मेथड हम जो सुनने में कमज़ोर है उसके लिए मेथड यूज करेंगे, नहीं करेंगे। तो ये हमारा जो टीचिंग मेथड होगा ये सभी के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। वर्गीकरण, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट यूनिट का हमने बता दिया कि इस बच्चे को क्या पढ़ाना है, क्या चीज़ें इसके करिकुलम में होंगी, क्या चीज़ें इसको हमें बच्चे को सिखानी है उसके नीड्स के अकॉर्डिंग एवं उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद इसको क्रियान्वयन कर देंगे। क्रियान्वयन के बाद हम ये चीज़ों को देखेंगे कि बच्चे को कितना सीखा, ठीक है। वैल्यूएशन, इसमें क्या करेंगे कि बच्चों को जो पढ़ाया है क्या उसने लर्न किया है कि नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे हम उन चीज़ों को भी देखेंगे और यहाँ पे बच्चे का मूल्यांकन करेंगे। क्रियान्वयन में भी हम इम्प्लीकेशन भी इसको बोलते हैं, इसमें भी हम यही चीज़ देखेंगे कि बच्चे को हमने जो पढ़ाया उसने वो सीखा, या नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये इसके स्टेप होंगे, स्टेप थोड़ा सा याद कर रखे, देखिए कुछ चीज़ें हमको लर्न करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो हमने आपको बताया ये डायनामिक होता है, ये हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, आपकी नीड्स इंटरेस्ट अलग होगा और हमारी नीड्स एंड इंटरेस्ट अलग होंगे। तो ये मॉडल प्रत्येक बच्चे के ऊपर निर्धारित करता है कि ये मॉडल प्रत्येक बच्चे के हिसाब से अलग अलग होता है और इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। ये मॉडल आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला है आपका परिणाम आधारित एकीकृत पाठ्यक्रम मॉडल। परिणाम आधारित एकीकृत पाठ्यक्रम मॉडल, आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल, आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटिव मॉडल, परिणाम आधारित एकीकृत मॉडल, परिणाम आधारित एकीकृत मॉडल, ठीक है। परिणाम आधारित एकीकृत मॉडल, आउटकम बेस्ड इंटीग्रेटेड मॉडल। इसका मतलब है कि हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसका परिणाम, जो भी हम काम कर रहे हैं उसका परिणाम कैसा हो, अच्छा हो, अच्छा हो। परिणाम के लिए हम जो भी काम यहाँ पे कर रहे हैं परिणाम के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए जो हम टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, हम जो यहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं कि इसका जो परिणाम आएगा वो अच्छा आएगा। मान लीजिए हम 10th कर रहे हैं, ठीक है, 10th क्लास में है और हमारा उद्देश्य क्या है कि हमको 70% मार्क्स लाने हैं। तो हम जो कक्षा में जो भी हमको अवसर दिए जाएंगे, जो हमारी कक्षाएं चलाई जाएंगी, जो हम कक्षा में क्लास रीडिंग कर रहे हैं और जो क्रियाएं कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सारी की सारी चीज़ों का उद्देश्य क्या होगा, जो हमारा आउटकम लाना, परिणाम अच्छा लाना, 70% लाना। यदि हमारा उद्देश्य क्या है कि हमारा रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, जो आज की शिक्षा प्रणाली है, ठीक है। इससे मतलब नहीं होता एक कक्षा में हमने जो चीज़ें जैसे 70% 70% हमको लाना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो क्लासरूम में होगा टीचिंग करेंगे, क्लासरूम में जाएंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, क्रियाओं को करेंगे, ठीक है, वहाँ पे हम सभी चीज़ों को करेंगे। लेकिन जो हमारा उद्देश्य होगा वो हमारा रिजल्ट होगा,
ठीक है, हमारा रिजल्ट हुआ, रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। आजकल की शिक्षा प्रणाली क्या कहती है, हम मान लीजिए आज नेट का एग्जाम्पल ही देते हैं, ठीक है। नेट का एग्जाम्पल है, मान लीजिए आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे नॉलेजेबल हैं, लेकिन आप नेट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या है, आपका आउटकम ही तो अच्छा नहीं आ रहा है। और आउटकम के बगैर, ठीक है, बगैर रिजल्ट के आपको कोई नहीं मानेगा कि आप नेट क्वालिफाई हैं। और भले आप JRF की एलिजिबिलिटी रखते हो, JRF जितनी योग्य हो, जो JRF की डिग्री होती है, भले आप उतने नॉलेजेबल हों, लेकिन यदि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है तो आप अच्छे नहीं मानेंगे, ठीक है। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो क्यों पढ़ा रहे हैं, आपको आपका विकास करने, यहाँ पे जो उद्देश्य होता है बच्चे का विकास करने के लिए नहीं होता है कि हमको बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं करना है, ठीक है। अभी तक हम जो शिक्षा का उद्देश्य पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, लेकिन हमें यहाँ बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं करना, केवल हमारा परिणाम, हमारा आउटकम भर अच्छा आ जाए, बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे ये होता है। तो जो मॉडल्स हम आपको पढ़ा रहे हैं ये सभी अलग अलग बेस पे, ठीक है, कहीं पर इंडिविजुअल डिफरेंस को इम्पोर्टेंट देते हैं, अब इसमें ये रिजल्ट को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं कि जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य होते हैं उनका क्या अर्थ होता है, जो हमारे लक्ष्य होते हैं उनका मुख्य रूप से लक्ष्य क्या होता है, हमारा आउटकम अच्छा आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें एक पॉइंट लिखते हैं कि शैक्षिक अनुभव के अंत तक प्रत्येक छात्र को लक्ष्य प्राप्त करना है। शैक्षिक अनुभव के अंत तक प्रत्येक छात्र को लक्ष्य प्राप्त करना है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो आप क्लास में जो आपका शैक्षिक अनुभव है, मान लीजिए 10th क्लास आपकी 1 ईयर की होती है, ठीक है, 1 साल की होती है, तो जो आपको शैक्षिक अनुभव इसके अंतर्गत मिलेंगे, ऐसा तो होगा नहीं केवल आपका रिजल्ट, इसमें आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप इसमें सीखेंगे, लेकिन उन चीज़ों से आपको लेना देना नहीं होगा। जो रिजल्ट बाद में आंका जाएगा वो आपका क्या, रिजल्ट, केवल परिणाम, आउटकम ही मापा जाएगा। आपने यहाँ क्या क्या सीखा वो नहीं माना जाएगा। हो सकता है आपके आसपास ही बहुत लोग रहते होंगे जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी में आगे होते हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं अच्छा ला पाते हैं, परिणाम, उनका जो आउटकम होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो क्या होता है, वो समाज में नहीं माने जाते हो, बगैर आउटकम के तो हम मान ही नहीं जाते। तो यहाँ पे केवल और केवल टीचिंग का उद्देश्य होता है हमारा आउटकम अच्छा लाना। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम ये नहीं चाहते कि आपका होल डेवलपमेंट हो, आपका सर्वांगीण विकास हो, आप बहुत ज़्यादा विद्वान हो। यहाँ पे हमें किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा विद्वान नहीं बनाना है, हमको विद्वान, आपको कुछ भी ना आता हो, ठीक है, बस आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो मेन फोकस करते हैं वो आउटकम पे करते हैं। और यहाँ पे यदि आपका रिजल्ट नहीं अच्छा आता है तो आप कितने भी विद्वान बने रहें, आपका सारी की सारी चीज़ें बेकार होती हैं। तो ये कहते हैं कि हमको शैक्षिक अनुभव के अंत तक प्रत्येक छात्र को लक्ष्य प्राप्त करना ही होता है। यदि हमारा जो शैक्षिक अनुभव जो 10th है वो 1 साल का है और 1 साल के अंत तक हमको अपना लक्ष्य, क्या मान लीजिए हमको 70% लानी है, तो लक्ष्य को प्राप्त, लक्ष्य हमारा क्या होगा, 70% मार्क्स लाना या आउटकम अच्छा लाना, परिणाम आधारित, ठीक है। तो परिणाम आधारित एकीकृत मॉडल, ये तो हुआ परिणाम। अब एकीकृत क्या होता है इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब पढ़ाते हैं तो आपको एक विषय तो पढ़ाते नहीं है, बहुत सारे विषय पढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत सारे विषय पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या, सभी में एकीकरण करना, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं। पहले एक पॉइंट और लिख लीजिए कि कक्षाएं, एक पॉइंट आपका ये था, कक्षाएं, अवसर और आकलन, ठीक है। कक्षाएं, अवसर और आकलन सभी छात्रों को निर्दिष्ट परिणाम प्राप्त करने में
करने में सहायता करती है, कक्षाएं, अवसर और आकलन सभी छात्रों को निर्दिष्ट परिणाम प्राप्त करने में सहायता करती हैं। जो यहाँ पे हमारी कक्षाएं चलाई जाती हैं, जो टीचर होता है वो इस तरीके की पाठ्यचर्या, क्योंकि यहाँ हम मानते हैं कि जो टीचर होता है उसको सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है, ठीक है। जो पाठ्यचर्या की जो हमारा करिकुलम होता है उसको सबसे ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है। तो टीचर यहाँ पे क्या करता है, सारे के सारे संसाधनों को जुटाता है, कक्षाएं चलाता है, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, क्रियाएं करवाता है बच्चों से, किसके लिए, उनके परिणाम को अच्छा करने के लिए। तो यहाँ पे मेन फोकस किस पे किया जाता है, टीचर पे। जो टीचर इसका मुख्य केंद्र होता है, ठीक है। लेकिन ये परिणाम आधारित होता है, लेकिन टीचर मुख्य होता है, ठीक है। टीचर मुख्य होता है, क्योंकि वही होता है कि जो बच्चों को आउटकम लाने में उनकी मदद करता है। क्योंकि सारी की सारी चीज़ों को, विषय वस्तु है, जो कंटेंट है, कौन पढ़ाएगा, टीचर पढ़ाएगा। और टीचर ही सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, ठीक है। टीचर मुख्य होते हैं। और यह जो मॉडल है ये इसी मान्यता पर आधारित होता है कि जो टीचर होते हैं वो पाठ्यचर्या में कुशल होते हैं और उसके क्रियान्वयन में भी कुशल कार्य करते हैं। जब पाठ्यचर्या में वो कुशल होते हैं तो उसके क्रियान्वयन को वो अच्छी तरीके से करते हैं और परिणाम अच्छा पाने के लिए वो छात्रों की क्या समझ को भी विकसित करते हैं, सोचने को भी विकसित करते हैं। बच्चे सोचते हैं, जैसे अपनी जो कंटेंट होता है उससे रिलेटेड टीचर उनसे प्रश्न पूछते हैं और छात्र क्या होते हैं, उनके उत्तर देते हैं। तो उससे क्या होती है, उसमें सोचने एवं समझने की शक्ति विकसित होती है, ठीक है। इस मॉडल में कहा जाता है कि बच्चों में सोचने एवं समझने की शक्ति विकसित होती है, क्योंकि जो टीचर होता है वो अपने कंटेंट से रिलेटेड, अपने उद्देश्य से रिलेटेड, अपनी पाठ्यचर्या से रिलेटेड प्रश्नों को बच्चों से पूछता है, छात्रों से पूछता है और उनको प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो जिससे छात्र उनको आंसर देते हैं और इससे उसमें सोचने एवं समझने। तो इस मॉडल में जो टीचिंग का उद्देश्य होता है वो हमारा आउटकम अच्छा लाना, ठीक है। जो हम टीचिंग कर रहे हैं, जो हम नेट की तैयारी कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हमारा नेट क्लियर करना। इसके बेस में हम किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, जो भी क्रियाएं करेंगे, जो कौशल सीखेंगे, व्यवहार सीखेंगे, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा। टीचिंग में कौन कौन सी चीज़ें, जब हम शिक्षा लेते हैं, शिक्षा में कौन कौन चीज़ों में परिवर्तन आता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, ठीक है। हमारे ज्ञान में परिवर्तन होता है, हमको नॉलेज मिलती है, ठीक है। हमारे स्किल्स बढ़ते हैं, ठीक है, कौशल से बढ़ते हैं, ठीक है। एवं क्या हम कितना सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से होता है कि हमारा रिजल्ट कितना आया, हमारे व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ, इसको नहीं आंकते हैं। हमारी कौशल्स कितनी डेवलपमेंट हुई, हम इसको नहीं आंकते हैं। केवल हमारा रिजल्ट कितना आया, हम इसको आंकते हैं। और यही हमारा उद्देश्य होता है और इसी उद्देश्य से शिक्षा की हम पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य होता है वो हमारा आउटकम लाना, कि हमारा आउटकम कितना अच्छा आ रहा है, हमारा रिजल्ट कितना अच्छा आ रहा है, ठीक है। और एकीकृत से मतलब होता है कि बहुत सारा ज्ञान, समग्र ज्ञान को, ठीक है। जो एकीकृत है ये समग्र ज्ञान को एक साथ जोड़ना, या एक साथ जोड़कर पढ़ना। जैसे कि 10th आप पास कर रहे हैं, ठीक है। तो 10th में आप कितने सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं, 6 सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं या 5 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन इन सब्जेक्ट्स का ज्ञान आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड, आपस में एक दूसरे से संबंधित हो, ठीक है। एक दूसरे को जोड़कर हम पढ़ाई करते हैं, क्योंकि हमारे लिए सभी ज्ञान जरूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि एकीकरण से मतलब सभी को ज्ञान, सभी मुख्य रूप से उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितना इम्पॉर्टेंट हमारे लिए हिंदी है, उतना ही गणित है, उतना ही इंग्लिश है। क्योंकि हर पेपर कितना 100 नंबर का होगा, ठीक है, 100 नंबर्स का होगा। ऐसा नहीं होगा कि हिंदी का जो पेपर है वो 50 का होगा, इंग्लिश का है वो 100 का होगा, जो साइंस का है वो 150 का होगा। तो ऐसा नहीं होगा, सभी बराबर होंगे। तो इसीलिए हमें सभी को बराबर इम्पोर्टेंट देनी है और सभी ज्ञान को एक साथ जोड़ते हुए हमको पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे और लिखते हैं। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कि जैसे प्रेजेंट में जो मॉडल चल रहा है स्कूलों में आधारित, यही तो मॉडल होता है कि केवल हम बच्चे को क्या, बच्चे की हम क्रिएटिविटी पे ध्यान मतलब
देते हैं लेकिन उतना नहीं देते हैं। बच्चे को हमको समग्र विकास करना है, ये ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि आप नेट का एग्ज़ाम एक बार दे रहे हैं तो उसमें आपने कितना सीखा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2-2 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, 4-4 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, लेकिन उनका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं आ रहा है, नेट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो वो कई बार एग्ज़ाम देते हैं, तो इससे उनमें क्या, उनके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, उनके ज्ञान में परिवर्तन हो रहा है, उनके स्किल्स में परिवर्तन हो रहा है, उनको बहुत सारी नॉलेज है, ठीक है, लेकिन उनमें रिज़ल्ट नहीं अच्छा आ रहा है। मान लीजिए आप 10th क्वालिफाई करते हैं तो आपके माँ बाप आपसे क्या पूछते हैं, बेटा रिज़ल्ट कैसा आया। कोई आपसे ये पूछता है कि आपने कितना सीखा, आपके व्यवहार में कितना परिवर्तन आया, आपके स्किल्स में कितना परिवर्तन आया, कोई नहीं पूछता है। सभी लोग बस यही पूछते हैं कि आपका रिज़ल्ट कितना आया, आपका रिज़ल्ट कैसा आया, आपके कितने % मार्क्स आए हैं। मार्क्स से ही सभी चीज़ों को आंक लिया जाता है। यदि आपके मार्क्स अच्छे आए हैं तो आपने बहुत सारा सीख लिया है, यदि आपके मार्क्स कम आए हैं तो आपने ज़्यादा नहीं सीखा है, आपको कोई भी चीज़ की, किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है। आपके पास नेट की डिग्री नहीं है तो आपके पास कोई ज्ञान नहीं है, और आपके पास डिग्री है तो आप उसमें नॉलेज है। तो यहाँ पे हमें किसी को विद्वान नहीं बनाना है, केवल और केवल रिजल्ट अच्छा लाना है। तो यहाँ पे केवल जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारा उद्देश्य यही है कि आपका नेट क्वालिफाई हो जाए, बाद बाकी आप कुछ भी सीखें या ना सीखें, ठीक है। यहाँ पे जो ये मॉडल है इसी की बात करता है, ठीक है। ठीक है, इस मॉडल के अनुसार छात्रों में जो कार्य क्षमता का विकास 2 स्तरों में होता है, ठीक है। जो कार्य क्षमता का विकास होता है, कार्य क्षमता का विकास 2 स्तरों में होता है। पहला होता है विद्यार्थी तत्वपूर्ण ज्ञान के आधार पर सीखना प्रारंभ करता है। विद्यार्थी तत्वपूर्ण ज्ञान के आधार पर सीखना प्रारंभ करता है। सीखना प्रारंभ करता है, ठीक है। विद्यार्थी तत्वपूर्ण ज्ञान के आधार पर सीखना प्रारंभ करता है, क्योंकि यहाँ पर उसका जो करिकुलम होता है वो टीचर निर्धारित करता है और टीचर उसको सिखाता है, क्योंकि टीचर एक कुशल पाठ्यचर्या का निर्माण करता होता है और निर्माता होता है, उसको सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है। तो यहाँ पर विद्यार्थी तथ्यपूर्ण ज्ञान के आधार पर सीखना प्रारंभ करता है, यानी कि एक उसकी जो कंटेंट है उसको उसी के हिसाब से सीखना प्रारंभ करता है, ठीक है। उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं सीखना है, उसके एग्ज़ाम में जो चीज़ें आनी है केवल उतना ही सीखना है उसको, क्योंकि उसको आउटकम अच्छा लाना है, बाकी उसको और चीज़ों से मतलब नहीं होता है, ठीक है। विद्यार्थी तत्वपूर्ण ज्ञान के आधार पर सीखना प्रारंभ करता है। और दूसरा, निरंतर अधिगम करते हुए, निरंतर अधिगम करते हुए निरंतर अधिगम करते हुए व्यापक स्तर पर ज्ञान को प्राप्त करने लगता है, ठीक है। निरंतर अधिगम करते हुए व्यापक स्तर पर ज्ञान को प्राप्त करने लगता है। विद्यार्थी तत्वपूर्ण ज्ञान के आधार पर सीखना प्रारंभ करता है, उसके पास एक सिलेबस होता है, उसके अकॉर्डिंग वो सीखना प्रारंभ करता है और निरंतर अधिगम करते हुए, सीखते हुए व्यापक स्तर पर ज्ञान को प्राप्त करने लगता है। ज्ञान को प्राप्त करने से मतलब है धीरे 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 वो अपने सिलेबस को पूरा करने लगता है और परिणाम उसका बहुत अच्छा आ जाता है, ठीक है। तो इसमें यही होता है कि सबसे पहले जो बच्चा होता है, ये चीज़ें आपको क्लियर, ठीक है। बोर्ड से स्टूडेंट्स बोलते हैं कमेंट्स में कि मैम बोर्ड से साइड्स में हो जाया करिए, ठीक है। तो आप लोग यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सबसे पहले जो विद्यार्थी होता है 2 स्टेप में सीखना प्रारंभ करता है, कि सबसे पहले विद्यार्थी तत्वपूर्ण ज्ञान के आधार पर सीखना प्रारंभ करता है, इसके बाद धीरे धीरे वह सीखना प्रारंभ करता है और अधिगम करते हुए व्यापक स्तर पर ज्ञान प्राप्त करने लगता है। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे वह अपने तथ्यों को, संकल्पनाओं को जानने लगता है
जो उसके तथ्य होते हैं उसके सिलेबस के अंतर्गत एवं उसकी संकल्पनाएं होती हैं, ठीक है, तथ्यों को एवं संकल्पनाओं को जानने लगता है। ठीक है, ये मॉडल जो होता है ये रिसर्च बेस्ड पर होता है। ठीक है, रिसर्च बेस्ड मॉडल होता है। रिसर्च बेस्ड से मतलब होता है कि रिसर्च के द्वारा ही रिसर्च का इसमें यूज करते हैं और इस मॉडल को बनाने में हम ये देखते हैं, इन चीज़ों का आकलन करते हैं कि किस तरीके से बच्चे ज़्यादा अच्छा परिणाम ला सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से बच्चे ज़्यादा अच्छा परिणाम ला सकते हैं, कि मतलब रिसर्च करके ही हम इस चीज़ का पता करते हैं कि बच्चों के हम परिणाम में, बच्चों के रिजल्ट में किस तरीके से बढ़ोतरी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ आउटकम को इम्पोर्टेंट दी जाती है, तो ये रिसर्च बेस्ड मॉडल होता है। रिसर्च बेस्ड मॉडल होता है। ठीक है, क्योंकि रिसर्च के द्वारा ही हम बच्चों के आउटकम में और ज़्यादा परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अधिगम परिणाम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जब हम टीचिंग करते हैं, वो प्लीज़ किसी भी क्लास में एडमिशन लेते हैं तो हम क्या क्या चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, अधिगम परिणाम। लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बार बार लाइट आती है और बार बार चली जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हम शिक्षा लेंगे तो शिक्षा के द्वारा क्या होगा, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा, व्यवहार चेंज होगा। एक शिक्षित व्यक्ति के और एक अशिक्षित व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। एक शिक्षित व्यक्ति का हम व्यवहार देखेंगे और एक अशिक्षित व्यक्ति का व्यवहार देखेंगे तो हम देख के ही बता सकते हैं कि ये व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है। कैसे पता चलता है कि ये व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है? उसके व्यवहार से देख कर ही तो पता चलते हैं। उसकी डिग्रियाँ थोड़ी वो कहीं लेके घूमता है, हम उसकी डिग्रियों को थोड़ी देखते हैं कि वो डिग्री लेके तो घूमता नहीं है। ठीक है, इसके बाद नॉलेज, ज्ञान में परिवर्तन होता है अधिगम परिणाम के द्वारा। ठीक है, जब हम किसी भी क्लास में एडमिशन लेते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, अधिगम क्या क्या सीखते हैं हम, हमारे ज्ञान में परिवर्तन होता है। वैसे हमने एक क्लास में चीज़ें सीखी, इसके पहले तो हमको कुछ भी नहीं आता था, लेकिन फर्स्ट क्लास में हमारे ज्ञान में परिवर्तन हुआ। इसके बाद जब हम सेकंड क्लास में आए तो उसमें जो फर्स्ट क्लास की नॉलेज हमको थी, इसके बाद हमको सेकंड की, तो धीरे धीरे हमारे ज्ञान में परिवर्तन होता है। इसके बाद स्किल्स में परिवर्तन, कौशल में, चीज़ों को करके सीखने में, हम करते एक्टिविटीज़ में। ठीक है, कौशल्स में हम किसी भी काम को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट में होता है, कितना सीखा। इन सभी चीज़ों का एक क्वांटिटी, ठीक है, मात्रात्मक रूप से इन सभी चीज़ों का जो परिणाम होता है वो क्या होता है, रिजल्ट बताता है, आउटकम। इसको बोलते हैं यहाँ पे कितना सीखा, 50% सीखा या 60% सीखा, तो ये हमारा रिजल्ट बताता है। ठीक है, भले हमको कोई ज्ञान ना हो, हमको हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन ना हुआ हो, हमें कोई कौशल ना आया हो, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं कि जब हम एक साल पढ़ाई करेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो ये जो होता है ये टीचर बेस्ड होता है। टीचर्स अपनी पाठ्यचर्या को स्टूडेंट्स के ऊपर लागू करता है और उसी से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछता है, जिससे बच्चे में सोचने एवं समझने की शक्ति भी विकसित होती है और बच्चा अपनी चीज़ों को करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट होता है कितना बच्चे ने सीखा, हम नापते हैं। तो ये आउटकम होता है कि बच्चा जब किसी भी चीज़ जो मॉडल बनाते हैं और हम किसी भी क्लास में पढ़ते हैं तो बच्चा क्या क्या सीखता है। ठीक है, अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होगा। या स्टेप बोल सकते हैं या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। और एकीकरण का तो मतलब हमने आपको बता ही दिया था। एकीकरण का मतलब क्या होता है कि सभी चीज़ों को एक साथ पढ़ना, कि जब हम ज्ञान को पढ़ने में जो हमारा मॉडल है ये यही तो है। मॉडल हमारा कौन सा है, परिणाम आधारित एकीकृत मॉडल। कि परिणाम में हम किन किन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। मान लीजिए
ठीक है। एकीकरण का मतलब हमने आपको बताया ही था कि एकीकरण की सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ना, सभी को बराबर बराबर सीखना, या इनसे मतलब जो आपकी विषय वस्तु हो गई, ठीक है, ठीक है, जो विषय वस्तु हुई, जो हम शिक्षण विधियों का यूज कर रहे हैं, ठीक है, परिणाम को लाने में, किसके लिए, आउटकम, परिणाम, ठीक है। तो हम इसके लिए किस विषय वस्तु का यूज कर रहे हैं, कौन सी शिक्षण विधियाँ यूज कर रहे हैं, क्या हमारे रिसोर्स रहेंगे, संसाधन रहेंगे, किन रिसोर्स का हम यूज करेंगे, और क्या हमारा असेसमेंट रहेगा, आकलन रहेगा, असेसमेंट, आकलन, क्योंकि आकलन, जब हम इन सभी चीज़ों को आकलन करेंगे तो हमारा परिणाम अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो इनको भी एकीकरण कह सकते हैं कि इन सभी का एकीकरण, ठीक है, इन सभी का एकीकरण करते हैं और अपना आउटकम अच्छा लाते हैं, ठीक है, रिजल्ट अच्छा लाते हैं। अब बात करते हैं हम इसके स्टेप की कि स्टेप कौन कौन से होंगे इसमें। या स्ट्रक्चर या स्टेप बोल सकते हैं कि एक जो हमको स्टेप लेकिन याद करने वाली हैं, ठीक है। अधिगम के परिणाम, अधिगम के परिणाम, तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, अधिगम के परिणाम। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, कंटेंट, विषय वस्तु, ठीक है, मेथड, विधि, विधियाँ, आकलन एवं संसाधन, इसके बाद मूल्यांकन, ठीक है। तो अधिगम के परिणाम लाने के लिए, ठीक है, हमारी विषय वस्तु क्या होगी, इसके बाद हमारी विधियाँ क्या होंगी, इसके बाद हमारे संसाधन हम कौन कौन से यूज कर रहे हैं, और इनका आकलन, ठीक है, इन सभी का आकलन। तो ये क्या, एकीकरण हुआ, ठीक है, एकीकरण हो गया। इन सभी को क्या कहेंगे, एकीकरण, क्योंकि अब अधिगम के परिणाम हमको लर्निंग के आउटकम क्या हैं, तो इसको ऊपर लिख के इस तरीके से और यहाँ पे बना देंगे, अधिगम के परिणाम लिख के एक ये, इसके बाद कंटेंट, विषय वस्तु, विधियाँ। तो जो हमने एक क्लास में सीखा है उसके परिणाम क्या हैं, सीखने के परिणाम, अधिगम के परिणाम कि मतलब कि कंटेंट, विधियाँ, हम जो सीख रहे हैं क्लास में उसमें क्या होगी, हमारी विषय वस्तु होगी, हम कौन से मेथड यूज कर रहे हैं, कौन से रिसोर्स यूज कर रहे हैं, और क्या आकलन रहेगा, ठीक है। आकलन के हिसाब से जब हम इन सब का आकलन करते हैं, एकीकरण करते हैं, इसके बाद इसका मूल्यांकन, एवेल्यूएशन करते हैं, इसके बाद क्या, फीडबैक दे देते हैं, ठीक है, इसके बाद क्या दे देते हैं, फीडबैक भी दे देते हैं। तो ये समझ में आ गया कि ये इसके स्टेप रहेंगे, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से कुछ नहीं है। फीडबैक हमारा क्या हो गया, मूल्यांकन के बाद जो फीडबैक देंगे, जो हमारा उद्देश्य था कि रिजल्ट अच्छा आए, यदि वो रिजल्ट हमारा अच्छा आ जाता है तो हमारा क्या, मॉडल सही है। केवल हमको जैसे किसी भी चीज़ में स्पेशली पास करना है या कोई परिणाम हमको अच्छा लाना है, तो मुख्य रूप से उसी के लिए ये मॉडल अच्छा माना जाता है, उसी के लिए बनाया जाता है कि हमको केवल हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएं बस, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपका अगला मॉडल आता है हस्तक्षेप मॉडल, इंटरवेंशन मॉडल, हस्तक्षेप आधारित मॉडल। इंटरवेंशन मॉडल, इसमें क्या होता है, हस्तक्षेप आधारित
मॉडल, इंटरवेंशन मॉडल, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इंटरवेंशन मॉडल। हस्तक्षेप का मतलब होता है इंटरवेंशन, ठीक है। ठीक है, हस्तक्षेप आधारित मॉडल। हस्तक्षेप क्या होता है, हस्तक्षेप से मतलब होता है किसी भी स्टूडेंट्स के व्यवहारों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। कौन, टीचर। ये हस्तक्षेप कौन करेगा, टीचर, टीचर करेगा हस्तक्षेप। किसमें, कि कोई बच्चा यदि सीख नहीं पा रहा है तो हम ऐसी रणनीति बनाएंगे, इस तरीके की स्ट्रेटजीज बनाएंगे कि जिससे बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन ला सकें, बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकें। मान लीजिए जो एक हस्तक्षेप का यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका जो मतलब होता है कि इस मॉडल के अंतर्गत पाठ्यक्रम को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है कि दिव्यांग छात्र भी सामान्य कक्षा में एक स्वस्थ छात्र के साथ सीख सके। ठीक है, इनका मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट होता है, ये चीज़ आप लिख लीजिए कि इस मॉडल के अंतर्गत पाठ्यक्रम को इस प्रकार, इस मॉडल के अंतर्गत पाठ्यक्रम को इस प्रकार अभिकल्प किया जाता है या इस प्रकार डिजाइन किया जाता है, कि एक दिव्यांग बालक भी सामान्य कक्षा में, एक दिव्यांग बालक भी सामान्य कक्षा में एक स्वस्थ छात्र के साथ सीख सके। ठीक है, ये क्या टीचर सेंटर होता है, ये जो मॉडल होता है ये प्रॉब्लम सेंटर्स होता है और टीचर्स केंद्रित होता है। ठीक है, इस मॉडल के अंतर्गत पाठ्यक्रम को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है, इस प्रकार से करिकुलम बनाया जाता है कि एक दिव्यांग छात्र भी सामान्य कक्षा में एक स्वस्थ छात्र की भांति सीख सके। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक कक्षा चल रही है, ठीक है, ये लाइव क्लास नहीं या वीडियो रिकॉर्डेड नहीं, एक व्यक्तिगत रूप से जब हम बच्चे स्कूल में होते हैं या क्लास में होते हैं, टीचर्स होता है, ठीक है, तो वो सभी बच्चों को समझा रहा है, पढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे कुछ बच्चे जो दिव्यांग बच्चे हैं तो उनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो टीचर इस तरीके की रणनीति बनाता है, इस तरीके की स्ट्रेटजीज तैयार करता है कि जो दिव्यांग छात्र हैं वो भी क्लास में एक साथ पढ़ सकें। जैसे कि कुछ बच्चे, ठीक है, कोई बच्चे हैं, मान लीजिए एक क्लास में सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, नॉर्मली से एक क्लास में सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, हिंदी पढ़ाया, गणित पढ़ाया या इंग्लिश पढ़ाई, अंग्रेजी पढ़ाया, तो क्या हुआ कि बच्चे ने हिंदी को में क्या 80% मार्क्स आए, गणित में क्या 70% आए और इसमें 30% आए। ठीक है, तो जो अगली बार जो टीचर रणनीति बनाएगा, स्ट्रेटजीज बनाएगा कक्षा में आने से पहले तो इस तरीके की बनाएगा कि बच्चे क्या जो इंग्लिश में 30% मार्क्स पाए हैं इसमें भी 80 या 70% मार्क्स आए, क्योंकि टीचर्स का काम होता है कि सभी को शिक्षा देना और सभी बच्चों को सफल बनाना। तो यहाँ पे जो दिव्यांग बालक हैं उनको भी वो इस तरीके की अपनी रणनीति के माध्यम से, इस तरीके की स्ट्रेटजी के माध्यम से एक सामान्य कक्षा में और सभी छात्रों के साथ उस बच्चे को सिखा सकता है। तो इसी को कहते हैं हस्तक्षेप मॉडल। जो हस्तक्षेप, ये जो टीचर स्ट्रेटजीज बना रहा है, ये रणनीति बना रहा है, इसी रणनीति को हस्तक्षेप कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं एक कोचिंग चला रही हूँ, ठीक है, एक कोचिंग में जैसे आप लोग ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं और वहाँ पे कोचिंग में बच्चे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे मैं सभी बच्चों को लेक्चर दे रही हूँ, लेकिन सभी बच्चों को सामान्य रूप से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, सभी बच्चों को सामान्य रूप से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो
किसी को कुछ कम आई, किसी को कुछ ज़्यादा आई। कुछ बच्चे जो कमज़ोर हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी जैसे मैं बहुत हाई लेवल से पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैंने बहुत हाई लेवल से ऊंचे लेवल से पढ़ाना शुरू किया, तो जो अच्छे बच्चे हैं, जो पहले से पढ़े हुए बच्चे हैं, जिनको सिलेबस पता है तो वो तो पढ़ लेंगे, लेकिन जिन बच्चों को सिलेबस का ABCD भी पता नहीं है तो उसको वो कैसे पढ़ पाएंगे, उनको तो पता ही नहीं चलेगा, बस बैठे ही रहेंगे वो। तो मैं इस तरीके की रणनीति बनाऊंगी, इस तरीके की स्ट्रेटजीज बनाऊंगी कि जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है वो भी उस क्लास में पढ़ सकें। तो मैं क्या करूँगी, मैं 1 से लेके चलूँगी, 1 से 2 से 3 4 इस तरीके से चलूँगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं इस नेट के लेवल पे पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता है कि आप लोगों को 1 2 3 4 तो आता होगा तो मैं सीधा 10 से शुरू कर दूँ, ठीक है, या आपको ABCD तो आता होगा तो मैं डायरेक्ट आपको 10 पढ़ा दूँ। तो यहाँ पे ये नहीं होगा। बच्चे को पहले हम ABCD सिखाएंगे, फिर उनसे वर्ड मीनिंग सिखाएंगे, फिर उनको टेंस सिखाएंगे, फिर इनको स्टोरी सिखाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मैंने सोच लिया कि आपको ABCD तो आता है तो मैंने टेंस शुरू कर दिया, लेकिन कुछ बच्चे वहाँ ऐसे हैं जिनको ABCD भी नहीं आता है। तो हम इस तरीके की रणनीति बनाएंगे कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकें। तो इसी को हम कहते हैं हस्तक्षेप, टीचर का हस्तक्षेप। टीचर अपने हस्तक्षेप के माध्यम से, अपने इंटरवेंशन के माध्यम से बच्चे को सिखाता है, ठीक है। तो सबसे पहले टीचर्स का क्या काम होता है, बच्चे को पढ़ाना, ठीक है, या टीचर का क्या काम होता है, लर्निंग कराना या अधिगम कराना, बच्चे को पढ़ाना, ठीक है। टीचर्स का क्या होता है, बच्चे को लर्निंग कराना, ठीक है। ये किसका काम होता है, टीचर्स का, बच्चे को लर्निंग कराना या पढ़ाना या उसको अधिगम कराना, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि बच्चे को जो हमने पढ़ाया उसमें 2 कंडीशन होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हम टीचर रखते हैं, यहाँ पे टीचर रखते हैं, यहाँ पे लर्निंग स्टूडेंट्स रखते हैं, लर्निंग या अधिगम कराना, ठीक है, या पढ़ाना, ठीक है। अब जो टीचर है बच्चे को, ठीक है, बच्चे को लर्निंग कराना, तो लर्निंग में जब टीचर ने यहाँ पे बच्चे को पढ़ाया तो यहाँ पे 2 कंडीशन होती है, ठीक है, 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है कि एक तो बच्चे ने समझ लिया ऐसे मतलब है कि टीचर ने जो पढ़ाया बच्चे को वो आ गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है कि जो टीचर ने पढ़ाया वो नहीं समझा या कम समझा, टीचर ने तो पढ़ा दिया लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो 2 कंडीशन होती है। तो इसके बाद यहाँ पे फिर क्या होगा, एवेल्युएशन होता है, यहाँ पे मूल्यांकन होता है। तो लाइट बहुत डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। तो बच्चे ने नहीं समझा, इसके बाद यहाँ पे 2 तरीके होते हैं। जब हम मूल्यांकन करेंगे तब हमको पता चलेगा कि बच्चे को नहीं समझ आया, तो यहाँ पे जो टीचर दोबारा से समझाता है, जब बच्चे ने नहीं समझा तो टीचर्स क्या करेगा, यहाँ पे उसकी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, बच्चे को समस्या आई। जब बच्चे को चीज़ें समझ में नहीं आई, टीचर ने समझाया, मान लीजिए आपकी वीडियो चल रही है, ठीक है, अब मैं आपको समझा रही हूँ लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है। तो जब ये चीज़ें क्लास में होती हैं तो हम क्या करते हैं कि फिर इसको, ये समस्या हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सेंटर होता है और टीचर सेंटर भी होता है। यहाँ पे समस्या, मुख्य रूप से बच्चे की समस्या पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मुख्य रूप से बच्चे की समस्या पर ध्यान दिया जाता है, यदि बच्चे को क्या समस्या है। जब नहीं समझा तो बच्चे, टीचर्स ने क्या किया, इसको दोबारा से पढ़ाया। तो इसी दोबारा से पढ़ाने को हम क्या कहते हैं, हस्तक्षेप, इंटरवेंशन, हस्तक्षेप। कितना शोर हो रहा है बाहर, ठीक है। तो इसी को हस्तक्षेप कहते हैं। और फिर हम इस तरीके की रणनीति बनाते हैं कि सभी बच्चों को एक समान रूप से क्लास में समझ में आए। इससे ये क्या होता है कि हम छोटे से शुरुआत करते हैं और बड़े से फिर इसके बाद बड़े में ले जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है कि यहाँ पे हम रिसर्च का भी प्रयोग करते हैं। रिसर्च के माध्यम से बच्चे की समस्या को पता करते हैं कि बच्चे की प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, ठीक है। तो रिसर्च करते हैं। तो ये जो मॉडल होता है, प्रॉब्लम सेंटर होता है, समस्या केंद्रित होता है, समस्या केंद्रित मॉडल होता है ये जो हस्तक्षेप, क्योंकि यहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, हम रिसर्च करके बच्चे की समस्या को
पता लगाने का काम करते हैं, ठीक है। रिसर्च करते हैं, बच्चे की समस्या का पता लगाते हैं और उसकी समस्या को दूर करते हैं, ठीक है। तो ये समस्या केंद्रित रिसर्च प्रॉब्लम सेंटर्स मॉडल होता है, ठीक है। ठीक है, तो जो इसका मॉडल बनेगा, इसका स्ट्रक्चर या इसके स्टेप क्या होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम रिसर्च करके बच्चे की समस्या को पता करते हैं और उसकी समस्या को दूर करते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक बच्चे पर हम ध्यान भी देते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मुख्य रूप से रणनीति पर इन्वॉल्व दिया कि हम सभी बच्चों को एक साथ सामान्य क्लास में पढ़ा सकें, ठीक है। यदि कोई दृष्टिबाधित बालक है, यदि कोई दिव्यांग बालक है, तो उनको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सभी इस तरीके की रणनीति बनाते हैं, इस तरीके की स्ट्रेटजी तैयार करते हैं कि सभी बच्चों को अध्यापक एक साथ क्लास में पढ़ा सकता है। बहुत शोर हो रहा है आज बाहर, मैं जहाँ पे पढ़ा रही हूँ मेरा रूम भी बाहरी साइड पड़ता है, तो इसलिए बहुत बाहर का शोर भी यहाँ पे सुनाई देता है। डिस्टर्ब हो रहा है बहुत, ठीक है, लेकिन क्या कर सकती हूँ मैं, बाहर जाके तो बच्चों को रोकूंगी नहीं, ठीक है। तो इसके स्टेप होते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया अधिगम, रणनीति, स्ट्रेटेजी एवं मूल्यांकन, ठीक है। मूल्यांकन नहीं हो, सॉरी, हस्तक्षेप, इसको बोलते हैं हस्तक्षेप, ठीक है, हस्तक्षेप। और जो डेसलर और स्मूलर थे, ठीक है, सुमेलर थे, इन मॉडल ने 3 भागों में बांटा इस मॉडल को। जो आपके डेसलर थे और सुमेकर ही तो हैं, डेसलर एवं सुमेकर जी, डेसलर एवं सुमेकर ने इनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया, ये 3 भागों में बांटा, अधिगम, रणनीति एवं हस्तक्षेप। जो डेसलर एवं सुमेकर ने 3 भागों में विभाजित किया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इन्होंने अपने मॉडल में इनको, जो आपका पहला था अधिगम था, इसके बाद स्ट्रेटेजी थी, रणनीति थी, और तीसरा था हस्तक्षेप, इनको 3 भागों में बांटा, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो हम लर्निंग करते हैं ये क्लास स्टडी होती है, ठीक है, क्लास स्टडी होती है। हम अधिगम करते हैं, क्लास में पढ़ाता है टीचर सभी को, ठीक है। इसके बाद जो हमारी स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है, इसके बाद स्ट्रेटेजी होती है, जैसे कि मतलब पढ़ाया उसने, हिंदी पढ़ाया, गणित पढ़ाया, अंग्रेजी इंग्लिश पढ़ाया, ठीक है। तो यहाँ पे उसने सभी बच्चों को पढ़ाया, लेकिन क्या होता है कि सभी बच्चों को सामान्य रूप से समझ में ये नहीं आया। कुछ बच्चों ने समझ लिया, कुछ बच्चों ने नहीं समझा। तो जिन बच्चों ने नहीं समझा उनको क्या ग्रुप बनाता है, क्या बनाता है, ग्रुप, ठीक है, ग्रुप बनाता है। कि मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे थे, 50 बच्चे थे, ठीक है, 50 बच्चे में 10 बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने नहीं समझा, ठीक है, 10 बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने नहीं समझा। तो उसके लिए क्या करेगा, ये रणनीति बनाएगा, स्ट्रेटेजी बनाएगा कि जो इन बच्चों ने नहीं समझा इनको एक ग्रुप बनाकर स्पेशल कक्षा देकर समझाएगा, या एक एक बच्चे को व्यक्तिगत रूप से समझाएगा, जिससे जो बच्चे को समझ में नहीं आया उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। या किसी बच्चे को हिंदी और इंग्लिश तो समझ में आ गया, लेकिन गणित समझ में नहीं आया, तो अगली बार या तो वो उसको व्यक्तिगत रूप से समझाएगा, या ग्रुप बनाकर, जैसे ग्रुप है 10 बच्चों का, तो इनको अलग से एक क्लास ले ली और अलग से उनके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, उनको समझा दिया। या फिर भी ऐसे हैं कुछ बच्चे, सभी ऐसे तो है नहीं कि किसी को हिंदी में प्रॉब्लम हुई, किसी को गणित में प्रॉब्लम हुई, किसी को इंग्लिश में, तो इनको व्यक्तिगत रूप से समझा दिया। तो वो इस तरीके की स्ट्रेटेजी बनाएगा कि सभी बच्चों को सामान्य रूप से चीज़ें समझ में आ सके। तो इनका मुख्य उद्देश्य ये कि हम इस तरीके की जो टीचर होगा रणनीति बनाता है, स्ट्रेटेजी बनाता है, स्ट्रेटेजी के द्वारा बच्चे को समझाता है कि सामान्य कक्षा में हम जो असामान्य बालक हैं उनको भी एक साथ पढ़ा सकें और एक साथ उनको समझा सकें, ठीक है। इसके बाद हस्तक्षेप, ठीक है, हस्तक्षेप, इसमें मूल्यांकन भी कह सकते हैं, इसको मूल्यांकन भी कह सकते हैं। हस्तक्षेप के माध्यम से हस्तक्षेप करेगा, हस्तक्षेप के माध्यम से इन बच्चों को वो दोबारा से पढ़ाएगा, रणनीति बनाएगा, इसके बाद बच्चों को दोबारा से पढ़ाएगा, रीटीच, दोबारा से पढ़ाएगा,
ठीक है, दोबारा से पढ़ाएगा और फिर उनकी क्लास स्टडी होगी, फिर उनकी रणनीति होगी, फिर उनको हस्तक्षेप करेगा, जब तक बच्चे को समझ में नहीं आ जाएगा। ये हस्तक्षेप इसी को कहते हैं कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन, बच्चे के ज्ञान में परिवर्तन। जो बच्चे को सिखाना चाहता है वो इस तरीके स्ट्रेटजीज के माध्यम से, इस अपने हस्तक्षेप के माध्यम से बच्चे को सारी की सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इन्होंने 3 भागों में बांटा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 3 श्रेणियों में इनको बांटा है, जो आपके डेस्लर एवं जूमेकर थे। पहला अधिगम, तीसरा रणनीति, दूसरी हस्तक्षेप एवं यही इसका स्टेप होंगे और यही इसकी स्ट्रक्चर भी होगा कि इसी तरीके से बच्चे सीखते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में हम क्या देखेंगे, बच्चे ने कितना सीखा, उसकी लर्निंग कितनी हुई। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या देखेंगे कि जो रणनीति बनाई है बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सीख सके। जो हमने रणनीति बनाई है इसके माध्यम से सभी बच्चे सामान्य रूप से सीख सकें एवं ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। इसके बाद हस्तक्षेप करेंगे, यदि उन्होंने नहीं सीखा है, बच्चे किसी चीज़ को नहीं सीख पाए हैं, तो हम दोबारा से उनको रीटीच करेंगे, दोबारा से पढ़ाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसमें एक चीज़ और होती है, ये मल्टी टायर्ड होता है। ठीक है, ये जो मॉडल होता है ये मल्टी टायर्ड होता है। इसमें कई लेयर में सिखाया जाता है, बच्चों की कठिनाइयों को दूर किया जाता है, क्योंकि स्पेशली जो ये मॉडल होता है इनका मकसद होता है कि जो सभी बच्चे दिव्यांग बच्चे भी हैं उनको हम एक साथ बच्चों की सामान्य साथ क्लास में पढ़ा सकें। तो इसमें आपके कई बच्चे ऐसे होंगे जो दिव्यांग होंगे, कई बच्चे देखने में या लिखने में असमर्थ होंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका कठिनाइयों को दूर करने वाला मॉडल। हम उनकी रिसर्च के माध्यम से उनकी कठिनाइयों को दूर करेंगे, उनका पता करेंगे कि किस तरीके का हमको मॉडल तैयार करना है। रिसर्च के माध्यम से हम उनकी प्रॉब्लम का पता करेंगे और उनकी कठिनाइयों को दूर करेंगे। तो मल्टी टायर्ड मॉडल बोलते हैं इसको, मल्टी टायर्ड मॉडल। ठीक है, या लेयर मॉडल। इसमें कई लेयर होती हैं, क्या होती है, कई लेयर होती हैं, कई लेयर होती हैं। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए इस तरीके से, कैसे बच्चे को, जैसे क्योंकि जब सभी बच्चे बैठे हैं तो हमने आपको कई बताया कि छोटे छोटे भागों में हम बच्चे को सिखाएंगे। कि पहले हम बच्चे को क्या ABCD सिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद वर्ड मीनिंग सिखाएंगे, वर्ड मीनिंग। ठीक है, वर्ड मीनिंग सिखाएंगे। इसके बाद बच्चे को क्या टेंस सिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या स्टोरी सिखाएंगे। ठीक है, ठीक है, स्टोरी सिखाएंगे। तो कई लेयर में सिखाएंगे। यदि बच्चे को ABCD सिखाई हमने, ठीक है, इसके बाद हम उसको वर्ड मीनिंग सिखाएंगे, इसके बाद उसको टेंस सिखाएंगे, उसके बाद स्टोरी सिखाएंगे। यदि बच्चे को टेंस सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से उसको वर्ड मीनिंग सिखाएंगे, फिर से उसको ABCD सिखाएंगे। ठीक है, यदि बच्चे को स्टोरी सीखने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर हम क्या करेंगे, ऐसी रणनीति बनाएंगे टीचर हस्तक्षेप, इसी को हस्तक्षेप कहते हैं। कि क्या करेंगे कि फिर से उसको सारे के सारे टेंस पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि यदि हमको स्टोरी सिखाना है तो उसके बेसिक नॉलेज जो टेंस है उसको हमको मजबूत करना होगा। तो यदि बच्चे को स्टोरी सीखने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको दोबारा से टेंस सिखाएंगे। यदि उसको टेंस सीखने में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर हम उसको वर्ड मीनिंग सिखाएंगे। यदि उसको वर्ड मीनिंग में ही प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसको फिर से ABCD सिखाएंगे। ठीक है, तो यही होता है आपका मल्टी टायर्ड मॉडल की कई लेयर होती हैं, कई परतों में हम बच्चे को सिखाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे प्रत्येक बच्चे पर ध्यान देते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर। ठीक है, ये भी आपका इंडिविजुअल डिफरेंट को इम्पोर्टेंट मानता है कि हमको जो इंडिविजुअल हैं, जो हैंडीकैप हैं, उनको भी साथ एक अच्छी क्लास में सभी को सामान्य रूप से सिखाना है, जिससे क्या हो, बच्चों में कोई हीन भावना पैदा ना हो, वो अपने आप को हीन ना समझें। तो हमको इस तरीके की पाठ्यचर्या तैयार करनी है, इस तरीके का करिकुलम तैयार करना है कि जिससे सभी बच्चों को हम एक साथ पढ़ा। ठीक है, इसमें एक डेफिनेशन लिख लीजिए कि एक हस्तक्षेप युग्म प्रोग्राम, ठीक है, या एक हस्तक्षेप मॉडल तत्वों या रणनीतियों का एक संयोजन है। तत्वों या रणनीतियों, इसमें मुख्य रूप से रणनीतियाँ होती हैं। ठीक है, रणनीतियों का
संयोजन है, स्पेशली दिव्यांग बालकों के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे टीचर्स क्या दिव्यांग बालकों को एक साथ सभी के लिए सिखाता है, ठीक है। संयोजन है जो व्यवहार में परिवर्तन या व्यक्तियों का, संयोजन है जो व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है, जो व्यवहार में परिवर्तन या व्यक्तियों का एक संपूर्ण जनसंख्या के मध्य, परिवर्तन या व्यक्तियों का एक संपूर्ण जनसंख्या के मध्य शैक्षणिक स्थिति में गुणात्मक, मध्य शैक्षणिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने, ठीक है, गुणात्मक सुधार लाने के लिए गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से या बेहतर बनाने, ठीक है, या बेहतर बनाने हेतु डिजाइन किया गया है, बेहतर बनाने हेतु डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होती हैं कि हस्तक्षेप में अनेक कुशल रणनीतियां शामिल होती हैं। देखिए, एक हस्तक्षेप मॉडल तत्वों या रणनीतियों का वह संयोजन है जो व्यवहार में परिवर्तन या व्यक्तियों का एक संपूर्ण जनसंख्या के मध्य शैक्षणिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से या बेहतर बनाने हेतु डिजाइन किया जाता है। इसमें अनेक हस्तक्षेप रणनीतियां शामिल होती हैं, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, हस्तक्षेप में अनेक कुशल रणनीतियां शामिल होती हैं। एक और पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, हस्तक्षेप में अनेक कुशल रणनीतियां शामिल होती हैं, ठीक है। जो एक हस्तक्षेप होता है इसमें अनेक कई तरीके की हम कुशल ऐसी रणनीतियां बनाते हैं कि जिससे हम सभी बच्चों में गुणात्मक सुधार ला सकें और किसी के भी मन में हीन भावना ना हो, सभी बच्चों को हम एक साथ पढ़ा सकें। इस तरीके की हम रणनीति बनाते हैं, इस तरीके का हम बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं और ये एक टीचर्स के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी होती है, ठीक है। तो एक हस्तक्षेप मॉडल तत्वों या रणनीतियों का वह संयोजन है जो व्यवहार में परिवर्तन या व्यक्तियों का एक संपूर्ण जनसंख्या के मध्य शैक्षणिक स्थिति में शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से या बेहतर बनाने हेतु डिजाइन किया गया है। कि हम इस तरीके का मॉडल तैयार करते हैं कि जिससे सभी बच्चों में गुणात्मक सुधार ला सकें और उनमें बहुत अच्छे से परिवर्तन ला सकें, उनके व्यवहार में परिवर्तन ला सकें और उनको सिखा सकें, ठीक है। तो ये आज का मॉडल था और आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होती है। और अगला जो मॉडल है आपको जो अगले वीडियो में मिलेगा, CIPP मॉडल, कंटेंट, इनपुट, प्रोसेस एवं प्रोडक्ट। तो CIPP मॉडल है, तो इसके बाद आपका जो यूनिट 5 का पार्ट भी है वो समाप्त हो जाएगा, पार्ट C शुरू हो जाएगा। तो आज आपके मॉडल यहाँ पे हो गए हैं पूरे। एक मॉडल इसके अंतर्गत बचा है आपका पार्ट 2 में, जो कल करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो रही है।